लकी ने जब तुषार को सभी के सामने लाकर खड़ा किया तो तुषार ने लोगों को सोहन की मौत का सारा सच बता दिया। उसने बता दिया कि कैसे निर्मला ने यह सारा काम एक साजिश के तहत करवाया था और उस काम के लिए उसने तुषार को 50 करोड़ रुपए भी दिए थे। ये सुनते ही शिवराज और बाकी लोगों का दिमाग खराब हो गया। निर्मला शिवराज से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन शिवराज ने उसे घर से बाहर कर दिया। इतने में वहां प्रफुल्ल भी आया और अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन उसके पिता ने उन दोनों के साथ चलने से मना कर दिया। पापा, मैं कह रहा हूं आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे साथ आओ। ये आदमी ना आपको जीने नहीं देगा। प्रफुल्ल ने लकी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। भले ही शिवराज ने उन दोनों को गोली से उड़ाने की धमकी दे दी थी, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल के ऊपर उस धमकी का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बंदूक का कोई डर ही नहीं था। अभी तक मैं तुम लोगों के हिसाब से ही चल रहा था। जैसा तुम कह रहे थे मैं वैसा ही करता जा रहा था। जहां कह रहे थे वहां खड़ा हो रहा था, जहां बता रहे थे वहां बैठ रहा था। लेकिन अब नहीं। मां की खबर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देना चाहता हूं। तुम्हारे साथ मेरा ना चलना ही मेरी तरफ से तुम्हें सजा है। कमल ने कहा और प्रफुल्ल की तरफ देखने लगे। प्रफुल्ल ये देखकर आग बबूला हो गया। तुम्हारी तो मति मारी गई है। तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे और अभी भी किसी काम के नहीं हो। अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो शायद मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। लेकिन भैंस के आगे कौन बीन बजाए। मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने तुमसे शादी की। इतने में निर्मला ने भी कमल को सुनाना शुरू कर दिया। उसके बोल काफी कड़वे हो गए थे, लेकिन कमल को उसकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मगर लकी जो कमल के पास खड़ा था, उसे निर्मला की ये बात बहुत बुरी लगी और उसने कमल के पास आकर खड़े होते हुए कहा, चाची, अगर आपने या प्रफुल्ल तुमने चाचा के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मैं हॉल के दरवाजे बंद करवा दूंगा और पुलिस को बुलवा लूंगा। लकी ने कहा और अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया। उसका फोन देखते ही निर्मला और प्रफुल्ल बहुत घबरा गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर प्रफुल्ल ने लकी और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये दिन भूलने वाला नहीं हूं। इतनी आसानी से मैं ये दिन नहीं भूलने वाला हूं। इतना कहकर उसने निर्मला का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन इतने में शिवराज ने फिर से उन दोनों को आवाज देते हुए कहा, रुक जाओ। वो दोनों रुक गए और शिवराज की तरफ देखने लगे। निर्मला इस घर की एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जाएगी। अभिलाषा, इसके सारे कपड़े और जेवर छीन लो। तुम अपने पीहर से जो पहन कर आई थी वो पहनो और निकलो यहां से। शिवराज ने कहा। निर्मला के लिए इससे बड़ी फजीती और कुछ नहीं हो सकती थी। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। अभिलाषा और परिवार की बाकी बहुएं भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। इधर शिवराज ने कमल को इशारा किया तो कमल अपने घर निर्मला के पीहर से आए कपड़े लेने चला गया। उधर अभिलाषा और बाकी बहुएं भी निर्मला को अपने साथ हॉल के पास बने एक कमरे में ले गई थी और अंदर से दरवाजा लगा दिया था। उन्होंने वहां जाकर निर्मला के जेवर उतारने शुरू कर दिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अभिलाषा। ये जो तुम और तुम्हारा बेटा कर रहा है ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। आज तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हो ना, कल को मैंने अगर तुम सबको इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। निर्मला ने अभिलाषा को धमकी देते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है। फर्क ये है कि तुम जो करती हो वो सिर्फ अपने लिए करती हो और मैं जो करती हूँ ना वो सबके लिए करती हूँ। घर तो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा है। अगर तुमने मुझे इन सब लोगों के साथ घर से बाहर भी करवा दिया और कल को हमें झोपड़ों में भी रहना पड़ा ना तो भी हम बहुत खुशी खुशी वहां रह लेंगे। लेकिन तुम्हें ये पूरा घर लेकर भी चैन नहीं मिलने वाला है, अभिलाषा ने कहा। यह सुनते ही बाकी बहुएं हंसने लगी। निर्मला के पास फिर से देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। इतने में कमल ने निर्मला के पीहर से आए कपड़ों को उस कमरे में भिजवा दिया। कुछ देर के बाद अपने घर के कपड़े पहनने के बाद जब निर्मला वापस आई तो उसकी पूरी तरह से काया पलट हो गई। कहाँ तो उसने भारी मेकअप, ढेर सारे जेवर, भारी सी साड़ी और चप्पल पहन रखी थी और कहाँ अब वो किसी साधारण सी साड़ी में एक साधारण सी महिला नजर आ रही थी। जैसे ही वो बाहर आई तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। लकी ने जब उसे देखा तो उसके मन को शांति मिल गई। जो इल्जाम निर्मला की वजह से राधिका पर लगा था
और जिस इल्जाम की वजह से उसकी जान चली गई, आखिरकार उसका पश्चाताप हो गया था। लकी आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद राधिका को भी यह दृश्य देखने के बाद सुकून महसूस हो रहा होगा। निर्मला ने किसी से नजर नहीं मिलाई और वो सीधा प्रफुल्ल के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल ने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसका जी तो कर रहा था कि वो एक एक को जान से मार दे, लेकिन ये मौका इस काम के लिए ठीक नहीं था। आखिर में उसने लकी की तरफ देखा और बोला, याद रखना लकी, ये सब तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। लकी ने जैसे ही पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन उठाया कि इतने में प्रफुल्ल निर्मला का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। इधर लकी भी कमल के पास आकर खड़ा हो गया था। उन दोनों के चले जाने के बाद कमल का दिल भारी हो गया, लेकिन उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान में जान आ गई थी। तू चिंता मत कर कमल, तेरा बाप अभी जिंदा है, शिवराज ने कहा और कमल को सीने से लगा लिया। कमल की कोरे भीग आई थी, जिसकी वजह से शिवराज का कुर्ता भी भीग गया था। बाकी सभी भाई कमल की पीठ पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। बस बस, बहुत हुआ रोना धोना। काशीनाथ, आज सब लोगों के खाने की तैयारी अपने घर में करवाई जाए, शिवराज ने कहा। जी साहब, काशीनाथ ने कहा और तुरंत वहां से बाहर चला गया। इतने में परिवार के सभी लोग भी शिवराज के घर की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर के बाद जब शिवराज के घर सारे लोग पहुंच गए तो उन सभी से शिवराज ने कहा, आप जरा यहाँ बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूं। इतना कहकर शिवराज अपने कमरे में चले गए। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। क्या हुआ लकी, दादाजी तो ठीक है ना? इतने में अभिलाषा ने लकी से पूछा। उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा, इस बात का अंदाजा मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं हो सकता। उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने में ही सार है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधा कमल के पास आकर बैठ गया। उधर जब लकी कमल के पास आकर बैठ गया था तो इधर शिवराज भी सोहन की तस्वीर के आगे खड़े हो गए थे। वो सोहन की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते जा रहे थे। उनके काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी सी नाक और गुलाब जैसे होठों को देखकर शिवराज को उनकी बहुत याद आती थी। वो उनके साथ में जिंदगी बिताने के सपने देखा करते थे। उन्हें लगता था कि एक दिन जब उनके बच्चे उनका सारा काम संभाल लेंगे तो वो सोहन के साथ कहीं दूर पहाड़ों में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही निर्मला ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मुझे माफ कर देना सोहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में अपनी बात कहूं। बस बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा धोखा मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं उस दिन तो तुम्हारी मौत पर जरा भी नहीं रोया। सोचा कि मुझे बच्चे अगर रोता हुआ देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन आज। शिवराज ने जैसे ही इतना कहा कि उनका गला भराया। आज सालों बाद उनकी आंखें नम हुई थी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो बस सोहन की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े रोते जा रहे थे। वो रोते रोते नीचे बैठ गए, लेकिन फिर भी उनके आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर जब लकी को लगा कि शिवराज को अंदर गए काफी देर हो गई थी तो वो बेचैन होने लगा। बाकी सभी लोग तो अपनी बातों में मस्त हो गए, लेकिन लकी को शिवराज की चिंता होने लगी। वो समझ गया था कि शिवराज इस वक्त ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और उनके कमरे की तरफ रवाना हो गया। लकी ने कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिवराज ने दरवाजा नहीं खोला। दादू, दादू, लकी ने फिर से आवाज दी, लेकिन इस बार भी शिवराज ने दरवाजा नहीं खोला। लकी ने 2-3 बार जब दरवाजा फिर से बजाया तो आखिर में शिवराज ने दरवाजा खोल दिया। लकी ने देखा कि उनकी आंखें भीग कर लाल हो गई और कुर्ता गीला हो गया। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को देर हो गई होगी ना? चलो, शिवराज ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस हाल में लकी उन्हें बाहर नहीं ले जाना चाहता था। आप रो रहे थे क्या? लकी ने पूछा। शिवराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये सवाल सुनते ही शिवराज को अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लकी के सामने इस बात को मानने की वजह से वो काफी छोटे हो सकते थे, इसलिए वो चुपचाप उसके सामने ही खड़े रहे। ऐसे में लकी ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, दादू बताओ ना, आप रो रहे थे क्या? इस बार शिवराज ने जैसे ही लकी की आंखों में आंखें डालकर देखा तो उनकी आंखें भीग आई थी। लकी ने बिना देर किए ही शिवराज को गले लगा लिया। दादू, आप रो क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ, हम सभी तो आपके साथ हैं।
देखिए, आपने उनके साथ जो किया ना, सही किया है। निर्मला चाची का जाना और प्रफुल्ल का इस तरह से आपसे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि आज वो हमारे घर का हिस्सा होते हुए भी हमारे घर में नहीं है। पर कोई बात नहीं, जिस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जिस दिन वो हाथ जोड़कर दिल से आपसे माफी मांग लेंगे, उस दिन आप उन्हें माफ करके वापस घर बुला लीजिएगा, लकी ने कहा और शिवराज की पीठ को सहलाने लगा। शिवराज भी अब काफी हद तक संभल गए थे। उन्होंने अपने आप को लकी से अलग किया और कहा, तू चल, मैं मुंह धोकर आ रहा हूँ। लकी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ छोड़ा और फिर अपने परिवार के बीच में जाकर बैठ गया। इधर शिवराज भी बाथरूम से आने के बाद अपने परिवार के साथ में बैठ गए थे। खाना लग चुका था और सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर मजे से खाने का आनंद ले रहे थे। उधर जब अग्रवाल परिवार इतना कुछ हो जाने के बाद भी खाने के मजे ले रहा था, तब इधर प्रफुल्ल और उसकी माँ परेशान से घर के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए थे। इससे पहले कि वो घर के अंदर घुस पाते, गार्ड ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहाँ भिखारियों को भीख नहीं दी जाती है, समझे? गार्ड ने उन दोनों से कहा। प्रफुल्ल को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने उस गार्ड के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद जब उसने अपने मुंह से शॉल हटाई तो गार्ड का दिमाग खराब हो गया। अब प्रफुल्ल बाबा आप सॉरी, मुझे याद ही नहीं था और अंधेरे में दिखाई भी नहीं दिया, माफ कर दीजिए बाबा मुझे, गार्ड ने कहा और उन्हें अंदर जाने दिया। प्रफुल्ल और निर्मला उस बड़ी सी कोठी में अंदर बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर के बाद में वो दोनों उस कोठी के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। रात हो जाने की वजह से वहां रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी। निर्मला ने दरवाजे की घंटी बजाई तो कुछ देर बाद वो बड़ा सा दरवाजा खुल गया। दीदी आइए, एक मेड ने दरवाजा खोला और निर्मला और प्रफुल्ल को अंदर आने के लिए कह दिया। बीना, कौन आया है? इतने में किसी आदमी की कड़क सी आवाज आई। वो आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सर, निर्मला दीदी और प्रफुल्ल बाबा आए हैं, उस मेड ने कहा। जैसे ही उसके मुंह से उस आदमी ने यह आवाज सुनी तो वो भागते हुए नीचे आ गया और निर्मला और प्रफुल्ल के सामने खड़ा हो गया। दीदी, प्रफुल्ल, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। जैसे ही उसने इतना पूछा कि इतने में निर्मला उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस आदमी ने निर्मला को गले से लगा लिया था। आखिर कौन था वो आदमी और क्या करने वाले थे प्रफुल्ल और निर्मला आगे, और क्या नया मोड़ लेने वाली थी लकी की जिंदगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।